वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडिनी। साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लाइमन श्रेणी के बारे में देखा था। अब लाइमन श्रेणी से आगे हम लोग देखते हैं बामर श्रेणी के बारे में। वास्तव में बामर श्रेणी क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन जो कि ऋण आवेशित होता है भाई, जिसको आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। तो इस बामर श्रेणी के बारे में हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के किसी बाह्य कक्षा में अगर n = 3, 4, 5, 6 हो इलेक्ट्रॉन के किसी बाह्य कक्षा में n = 3, 4, 5, 6 हो के द्वितीय कक्षा n = 2 में संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी बोलते हैं। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ से देखते हैं, देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के किसी बाह्य कक्षा में बाह्य कक्षा में देखिए इलेक्ट्रॉन की किसी बाह्य कक्षा में n = 3, 4, 5, 6 के द्वितीय कक्षा n = 2 में संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। तो ये बामर श्रेणी इसी के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के किसी बाह्य कक्षा में n = 3, 4, 5, 6 के द्वितीय कक्षा n = 2 में से क्या होता है, संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखा की श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। तो ये बामर श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं पास्टन श्रेणी। पास्टन श्रेणी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च स्तर से तृतीय कक्षा में प्रवेश करता है, तृतीय कक्षा के अंतिम में संक्रमण पे प्रवेश करता है, तब उससे उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है उस चीज को हम लोग पास्टन श्रेणी कहते हैं। तो ये आप लोगों का बामर श्रेणी के अंतर्गत आ गया, दूसरा आप लोगों का पास्टन श्रेणी के अंतर्गत आ गया। अब इसके बाद देखते हैं ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी क्या होती है, इसके अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से n = 5, 6, 7 से चतुर्थ कक्षा में प्रवेश करती है, तब उस संक्रमण से जब उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं ब्रैकेट श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो वह श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। ब्रैकेट श्रेणी के अधिकतम तरंगदैर्ध्य को हम समीकरण के व्यक्त करते हैं, जिसके अंतर्गत n λ = 1, n = कोई भी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 एटसेट्रा के माध्यम से आता है। तो ये आप लोगों के ब्रैकेट श्रेणी के माध्यम से आता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च स्तर से चतुर्थ कक्षा में क्या करता है, प्रवेश करता है। इसके बाद के कंटेंट को देखते हैं फुंड श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वीं कक्षा में प्रवेश करता है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वीं कक्षा में प्रवेश करता है और उससे संक्रमण करता है, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं फुंड श्रेणी कहलाती है। फुंड श्रेणी कहलाते हैं। इस श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं का भी अधिकतम तरंगदैर्ध्य n λ के बेस पे, जहां पर n = कोई भी नेचुरल नंबर के बेस पे ये आपका शो ऑफ होता है भाई। तो इसको भी हम लोग नेचुरल नंबर के अंतर्गत देखते हैं, जो कि आप लोगों की फुंड श्रेणी के अंतर्गत आती है। उसके बाद देखते हैं उत्तेजन विभव एवं आयनीकरण विभव को। उत्तेजन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे उसकी उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। तथा परमाणु की इस स्थिति को हम उत्तेजित अवस्था में कहते हैं। कोई भी एक्साइटेड अवस्था में आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से होता है, उसकी परिमितित अवस्था होती है, उसको हम लोग उत्तेजन विभव एवं आयनीकरण विभव के अंतर्गत देखते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं भाई। उत्तेजन विभव वह न्यूनतम विभव जो मूल अवस्था के इलेक्ट्रॉन को जो मूल अवस्था के इलेक्ट्रॉन को प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक होती है, तो उसको उत्तेजन विभव कहते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन को विभवांतर से गुजरने पर प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तथा हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम उत्तेजन विभव का मान 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वितीय उत्तेजन वोल्ट से 12 से 9 मेगावोल्ट के बेस पे हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में स्थित होती है। और इस इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर जितनी ही प्रथम उत्तेजन अवस्था होती है, और उसको त्वरण करने पर द्वितीय उत्तेजन अवस्था में क्या होती है, पहुंच जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के माध्यम से पहुंचता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना देना है, ये आप लोगों के डेफिनेशन के बेस पे क्या होती है, उपलब्ध होती है। क्लियर, आगे देखते हैं आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, इस चीज को देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतम एग्जाम में आता है भाई कि आयनीकरण ऊर्जा क्या है। आयनीकरण ऊर्जा को देखिए भाई, क्या होता है आयनीकरण ऊर्जा को हम लोग देखते हैं। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए, कोई भी परमाणु होती है भाई, कोई भी परमाणु होती है, उससे एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है। परमाणु की क्या कहलाती है, आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है। तथा इस प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते
कहते हैं। तो आयनीकरण ऊर्जा किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि वह त्वरित विभव जिससे प्राप्त ऊर्जा किसी परमाणु के बाह्य कक्षक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनीकरण विभव कहते हैं। तो आप लोगों की आयनीकरण विभव के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर। आगे कंटेंट को देखते हैं। बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं। बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं किस तरीके से होती है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, बोर के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमाएं होती है। पहला, यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आदि के स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकता है, लेकिन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए यह नहीं कर सकता। दूसरा क्या बोल रहा है, इस मॉडल द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन के विन्यास एवं वितरण से संबंधित कोई स्पष्ट विवेचना नहीं की गई। तीसरा, जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अधिक क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया तो बामर श्रेणी के स्पेक्ट्रमी रेखा में कई निकटवर्ती रेखाएं दिखाई देती है, जिससे बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या बोर मॉडल ने नहीं की थी। तो ये इसमें कुछ कमियां थी जो कि बोर मॉडल परमाणु की सीमाएं के अंतर्गत आती है। पहला, इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के बेस पे, दूसरा परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास के बेस पे, और तीसरा स्पेक्ट्रम की अधिक क्षमता के लिए। क्लियर। आगे का कंटेंट को देखते हैं। इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के विषय में कोई निर्देश नहीं दिया गया। ठीक है, इस मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के लिए कोई विषय में कोई निर्देश नहीं दिया गया। और पांचवा, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का वर्णन नहीं कर सका। छठा नंबर क्या होता है, यह मॉडल जीवन प्रभाव के आधार पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में अत्यधिक जानकारी नहीं प्रस्तुत कर पाया। तो यह था इसकी सीमाएं के अंतर्गत। क्लियर। चलिए, फैक्ट्स का प्रयोग क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। सन 1914 में भौतिकवादी जेम्स फैंक ने गुस्ताख हर्ट्ज द्वारा किए गए प्रयोग के परमाणु में विविध ऊर्जा स्तरों के अस्तित्व की पुष्टि की। उन्होंने पारे के वाष्प को विभिन्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन गुजारकर वाष्प के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और उन्होंने इलेक्ट्रॉनों पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, जिससे इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न गतिज ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए। जब ये गतिज इलेक्ट्रॉन पारे के परमाणुओं से संघट करते थे तो पारे के परमाणुओं को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देते थे, जिससे वो पारे के परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से उत्तेजित हो जाते थे, जिसको संघट के पश्चात गतिज इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में, जैसे कि आंतरिक ऊर्जा के बेस पर हमको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। दो ऊर्जा प्राप्त होती है जिसको योग करने पर हम लोगों को आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बोर के द्वितीय अभिगृहित की डी ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण किस तरीके से हुआ, इस चीज को देखते हैं भाई। बोर के द्वितीय अभिगृहित के द्वारा देखिए, बोर के द्वितीय अभिगृहित के अनुसार नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, क्योंकि बोर द्वारा इस मान को रखने के लिए कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी, जिससे बोर के परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए लगभग 10 वर्ष पश्चात 1923 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री लुइस डी ब्रॉगली ने द्वितीय अभिगृहित का स्पष्टीकरण किया गया, जिसको लुइस की डी ब्रॉगली का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। लेजर प्रभाव। लेजर प्रभाव क्या होता है, सामान्य प्रकाश अकेला संबंध एवं अनियमित होता है, जबकि लेजर प्रकाश के कण के कंपन एक ही दिशा में होती है, समान कला के एवं नियमित होते हैं। सामान्य स्रोत से जैसे कि मोमबत्ती या किसी बल्ब को हम लोग उत्पन्न करते हैं भाई, तो उससे जो प्रकाश होता है वह सामान्य प्रकाश होता है, जबकि लेजर से उत्पन्न प्रकाश कला संबद्ध एवं नियमित होता है। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ एस्टिमेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। इसका फुल फॉर्म से तात्पर्य विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन होता है, जो कि कुछ लेजर की क्षमता के कारण होती है। तो ये आप लोगों का लेजर होता है भाई। लेजर 2 नंबर का आता है। लेजर क्या है, लाइट एमिटेड इमिशन ऑफ सिमुलेटेड डायोड के बेस पे, रेडिएशन के बेस पे ये होता है आप लोगों का लेजर। क्लियर। इसकी जो तीव्रता होती है वह सामान्य प्रकाश से परमाणु तीव्रता के लिए अत्यधिक होती है, जो कि इसके प्रकाश के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। तो सामान्य प्रकाश की कुल तीव्रता के लिए इसके समानुपाती होती है, तथा लेजर स्रोत की कुल तीव्रता के लिए यह क्या होती है, उसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो लेजर का भी वैल्यू बढ़ेगा, प्रकाश की तीव्रता का भी वैल्यू इसके पास बढ़ेगा। ठीक है, इसकी उपयोगिता देखते हैं। ये इस चैप्टर की और इस टॉपिक की लास्ट कंटेंट है। इसके बाद इसका इस चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसकी उपयोगिता देखते हैं। उपयोगिता 2 नंबर का आता है भाई। पेंसिल लेजर का उपयोग। पेंसिल लेजर का उपयोग संकेतक के रूप में करते हैं। और दूसरा, शरीर के नाजुक अंगों जैसे आंख, अमाशय आदि की शल्य क्रिया में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को आंखों की ऑपरेशन कराते हैं या अमाशय की जो ऑपरेशन के टाइम लगता है, तो उसकी शल्य क्रिया में इसके नाजुक अंगों को काटने के लिए, उसके नाजुक अंगों को जोड़ने के बेस पे इसका उपयोग किया जाता है। इस्पात को काटने एवं वेल्डिंग में लेजर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो वेल्डर रहते हैं, जब भी जो कि वेल्डर रहते हैं, देखना वेल्डर जो रहते हैं वो वेल्डिंग करते समय ये किसी लोहे की वस्तु के
वेल्डिंग करते समय वहां पर लेजर का उपयोग करते हैं। अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की दिशा में एक दर्पण रखा। तब पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने एक तीव्र लेजर पुंज को दर्पण की ओर भेजा तो चंद्रमा की सतह पर रखे दर्पण से परावर्तित करके पृथ्वी पर ग्रहण किया। इस परावर्तित पुंज का आकार एवं प्रकाश के जाने वापस जाने का संपूर्ण समय मापा गया, जो कि लेजर पुंज का अत्यंत कम अपसरण होता है, और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात की। तो यह था इसकी उपयोगिता, लेजर की उपयोगिता। इतने में आप लोगों का ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 13 के साथ। इसमें फिजिक्स का जो थ्योरिकल चीज होती है, लेसन नंबर आप लोगों का 12 में, तो इसमें थ्योरिकल चीज ज्यादा आती है भाई। इसके बाद हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 में। 13 के बेस पे हम लोग वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तो इसकी उपयोगिता बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 13 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।